नमस्कार, मनी मैट्रिक्स फोरम पे आप सभी का स्वागत है। सभी को प्रातः वंदना। आज की धर्म चर्चा जो है वो हमारी आध्यात्मिक यात्रा में ज्योतिष और हमारे जो वर्तमान जीवन में जो हमारे सामने चैलेंजेस आते हैं या फिर हम जो अपने जीवन में कोई टास्क लेते हैं उसको हम कैसे पूरा करें और उसको पूरा करने के लिए क्या क्या एनर्जी हमें चाहिए होती है, किस तरीके का माइंडसेट चाहिए होता है, उन सब के ऊपर आज की धर्म चर्चा है। और इस धर्म चर्चा की जो शुरुआत है वो एक बहुत ही पुराने एक श्लोक से करते हैं और ये श्लोक इस प्रकार है। संकल्प मूलम कामो व यज्ञा संकल्पम संभवा व्रता नियम कर्माशय सर्वे संकल्प जा स्मृता। यानी मनुष्य की सभी कामनाओं का प्रकटीकरण संकल्प के माध्यम से हो जाता है। सभी यज्ञ संकल्प के पश्चात ही संपन्न हो जाते हैं। आपने देखा ही होगा कि कोई भी कार्य यदि धर्म की दृष्टि से देखें तो हम जब भी कोई पूजा पाठ करते हैं तो उसमें पंडित जी पहले एक संकल्प कराते हैं और वो संकल्प जो होता है उसके पीछे एक ही विचार होता है कि वो पूजा जो आप कर रहे हैं उसका अंतिम ध्येय क्या है। यानी हम जो भी क्रिया कर रहे हैं, हम किसी देवता का आह्वान कर रहे हैं, हम उसकी उपासना कर रहे हैं और उसको किसी भी प्रकार से यज्ञ कर रहे हैं, उसका मंत्र जाप कर रहे हैं, उसके पीछे किसी भोजन का आयोजन कर रहे हैं, हम किसी को दान कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें जो हम कर रहे हैं उनका अंतिम ध्येय क्या है। तो संकल्प में जो पंडित जी हैं वो आपके लिए उसी संकल्प के ध्येय को पढ़ते हैं। अब इसी बात को आज हम एक नए तरीके से समझेंगे, आज के प्रोस्पेक्ट में समझेंगे और जो हमारा बर्थ चार्ट होता है उसके माध्यम से समझेंगे। तो देखिए, अगर आप अपने बर्थ चार्ट को देखें तो उसका जो पहला कॉलम होता है जिसे हम लग्न भाव बोलते हैं, वो लग्न भाव जो है वो एक तरीके से हमारी बुद्धि है, क्योंकि जो लग्न है वो पहले नंबर के खाने में आ जाता है, फर्स्ट हाउस में आ जाता है। आप देखें तो हमारे शरीर में भी जो सबसे पहला भाग है वो हमारी बुद्धि है, हमारा अपर जो सर है वो है, तो उसका जो कारक है वो सूर्य है। आप देखें कि कुंडली में यदि सूर्य जो है वो पहले खाने में हो और वो मेष राशि में हो तो हम बोलते हैं कि उच्च का सूर्य है। प्रैक्टिकली समझें तो सबसे पहले हमारे जीवन में कोई एक गोल जो है, एक टास्क जो है, हम उसको अपने जीवन में लाते हैं। हम सोचते हैं कि हमें जो है ये कार्य करना है। तो जितना भी सूर्य यदि आपकी कुंडली में उच्च का होगा या फिर आपकी ईस्ट डायरेक्शन जो है वो आपके घर की या ऑफिस की जितनी अच्छी होगी, आप अपने जीवन के लक्ष्य को उतना ही अच्छा बना पाएंगे, उतना ही रियलिस्टिक बना पाएंगे। तो जो पहला टास्क है वो यही है कि हमारे जीवन में एक उच्च विचार कैसे आए। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, क्योंकि सूर्य की जो ऊर्जा है वो सुबह के समय अधिक शक्तिशाली होती है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो बड़ी अच्छी होती है। तो हमें जो है सबसे पहले बड़ा ही एक उच्च विचार आता है और जितने उच्च विचार आते हैं उतना ही हम अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा लेते हैं। उसी तरीके से अगर आप देखें तो कुंडली का जो दूसरा भाव है उसके अंदर वृषभ राशि आती है, टॉरस राशि, जहाँ पे चंद्रमा उच्च के हो जाते हैं। तो चंद्रमा वहाँ उच्च का होने का अर्थ क्या है कि जो मुझे विचार आया है अब मैं उस विचार में अपनी चेतना को भरूं और उसको सोचूं कि यह विचार कैसे पूर्ण हो सकता है। तो उसके पीछे की जो एक चिंतन जो होता है, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक्टिवेट हो जाता है। आप एक फैक्ट्री शुरू करना चाहते हैं, आप कोई एक बड़ी सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, या आप अपने जीवन में किसी भी एक लक्ष्य को जो आपने सोचा है अब आप उसकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। तो जब आप उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर चंद्रमा जो है उसका बड़ा रोल है, यानी हमारे मन का बड़ा रोल है। जितना हमारा मन अच्छा होगा, जितना हमारे मन के अंदर ठहराव होगा, उतनी अच्छी चीज़ें जो है वो यहाँ पर हमारे जीवन में आगे बढ़ पाएंगी। अब इसी चीज़ को समझे तो हम देखेंगे कि हमारी कुंडली में जो दूसरा घर है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। उसी में ही वो हमारा कुटुंब का स्थान भी होता है, वो हमारे लिक्विड फाइनेंस का स्थान भी होता है, वो फ्लोइंग होता है। तो विचार जो है उनमें एक अच्छा फ्लो होना चाहिए, उसमें कहीं भी ऑब्सलेट रुकावट नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक लक्ष्य सोचा और उसके अगले ही पल आपको उसमें बहुत सारी बाधाएं दिखने लगी कि अरे ये नहीं हो सकता। तो ये दोनों ही चीज़ें जो हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है।
इसी तरीके से कुंडली में जो तीसरा घर है वो कम्युनिकेशन का है, करेज का है। जब हमने किसी विचार को आगे बढ़ाया तो अब हमें उसके लिए लोगों से बातें करनी होती है, हमें समझना होता है कि ये विचार जो है वो कैसे पूरा हो सकता है, उसके लिए हमें कौन से साधन चाहिए, उसके लिए हमें क्या क्या एफर्ट्स करने पड़ेंगे। तो आप देखें कि कुंडली में यहाँ राहु उच्च के होते हैं और राहु का मतलब होता है कि मैंने किसी चीज को पूरा करने के लिए एक दृढ़ निश्चय कर लिया। तो यह घर जो है वो निश्चय का भी है। सबसे पहले आपने एक संकल्प, एक लक्ष्य बनाया, फिर आपने उस लक्ष्य को कैसे होना है उसके बारे में सोचा, फिर आपने उसकी सोच को पूरा करने के बाद एक दृढ़ निश्चय करा कि नहीं, मुझे इसको करना ही है। इसके बाद कुंडली में आप देखें तो चौथा घर आ जाता है, फोर्थ हाउस जिसे बोलते हैं, जो कर्क राशि का होता है। यहाँ पर आप देखें तो गुरु उच्च के होते हैं, यानी अब हमें उस कार्य को पूरा करने की ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। हमें सोचना पड़ता है कि जो मैंने ये दृढ़ निश्चय करा है इसके लिए मुझे कौन कौन सी जानकारियाँ इकट्ठी करनी पड़ेंगी, कहाँ कहाँ से मुझे इसके लिए ज्ञान लेना पड़ेगा, कौन है जो मुझे ये ज्ञान दे सकता है। तो इसके अंदर आप देखें कि जितना अच्छा आपके घर का या ऑफिस का नॉर्थ डायरेक्शन अच्छा होगा और जितना आपकी कुंडली में फोर्थ हाउस अच्छा होगा, आप उतना ही अच्छा जो है उससे रिलेटेड जो नॉलेज है उसे गेन कर पाएंगे। इसी तरीके से आप देखें तो कुंडली का जो पांचवा भाव है वो स्किल डेवलपमेंट का है, पंचम जो है वो सूर्य की राशि है। तो आप देखें कि जो ज्ञान आपने प्राप्त करने के लिए प्रेरणा ली, अब उसके स्किल्स को आपको डेवलप करना है। तो जितना आपका पंचम भाव अच्छा होगा, या फिर हम बोलेंगे कि नॉर्थ वेस्ट आपके ऑफिस का या आपके घर का जितना अच्छा होगा, आप उतने ही अच्छे स्किल्स डेवलप कर पाएंगे। किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए हमें उसकी बेसिक नॉलेज के साथ साथ उसकी एक एडवांस नॉलेज भी चाहिए होती है, हमें स्किल्स भी चाहिए होते हैं। कोई भी काम किसी बेसिक नॉलेज से नहीं होता, तो ये भी हमें जो है सीखने को मिलता है। उसी तरीके से आप कुंडली का छठा घर देखें तो ये बुध की राशि है और यहाँ पर बुध जो है वो उच्च के हो जाते हैं। यहाँ पर कन्या राशि आ जाती है, छठा घर आ जाता है, तो यहाँ चैलेंजेस आते हैं। तो हमें अपनी बुद्धि से, अपने करेज के साथ उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना पड़ता है। कोई भी काम आप करते हैं तो उसमें चैलेंजेस आएंगे ही आएंगे, तो आपको बस वो चैलेंजेस फेस करना आना चाहिए। अगर आपकी कुंडली का छठा घर कमजोर है तो आप वो चैलेंजेस से डर जाएंगे, आपको लगेगा कि मैं ये कंपटीशन फेस नहीं कर सकता, या मेरे सामने जो चैलेंजेस आ रहे हैं वो मुझसे पूरे नहीं होंगे। या फिर आपके घर में या ऑफिस में नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, अगर आपके घर में नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन अच्छी नहीं है तो फिर वो भी चीज़ें आपके इन चैलेंजेस को जो है वो पूरा नहीं होने देंगी। कहीं ना कहीं आपको बार बार ये प्रेरणा आएगी कि मैं गिव अप कर दूं, मैं हार मान लूं। इसी तरीके से आप देखें तो कुंडली का जो सातवां घर है वहां पर शनि उच्च के हो जाते हैं और ये पब्लिक रिलेशन का घर है। तो यहाँ क्या है कि आपको बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ना पड़ता है जो आपको उस काम करने में मदद करते हैं, जो आपके ऑफिस का सर्विस स्टाफ होता है, जो आपके फैक्ट्री की लेबर होती है, या फिर आपके वो लोग होते हैं जो आप पब्लिक रिलेशन में जिन लोगों से आपको किसी मदद की अपेक्षा है, या जो आपके क्लाइंट हैं, जो आपके कस्टमर हैं। तो अगर कुंडली के अंदर सातवां घर अच्छा नहीं है या फिर आपके ऑफिस या घर की वेस्ट डायरेक्शन अच्छी नहीं है, तो फिर आपको ऐसे लोगों का सहयोग नहीं मिलेगा। आप बोलोगे कि मैं जिन भी लोगों को रखता हूँ वो जल्दी से रुकते नहीं हैं, वो चले जाते हैं, या फिर मैं उन्हें जो काम देता हूँ वो काम अच्छे से नहीं करते हैं, या मेरे क्लाइंट्स जो हैं वो मेरे साथ स्टेबिलिटी वाले रिलेशनशिप में नहीं रहते। तो यहाँ जो है कहीं ना कहीं शनि जो है वो कहीं कमज़ोर पड़ते हुए आपकी कुंडली में दिखाई दे रहे होंगे। तो ये भी एक आपको जो है समझ में आता है कि जो आपने अपने जीवन में पहले दिन जो लक्ष्य बनाया, उस लक्ष्य का ये अपोजिट साइड है। लक्ष्य में यानी पहले घर में सूर्य उच्च के थे, यानी आपने एक बहुत बड़ा लक्ष्य बनाया, उस लक्ष्य को पूरा करने के पीछे के जो साधन में जो दूसरे लोग हैं वो यहाँ हैं, ठीक है। आप जिस तरफ हैं उसके अपोजिट साइड में अगर आप हेड ऑफ द कंपनी है तो आप देखेंगे कि आपके सामने के टेबल में जो लोग हैं वो सब आपके सबऑर्डिनेट्स हैं। तो ये सबऑर्डिनेट्स का घर है। अगर ये लोग खुश होंगे, अगर यहाँ पर शनि अच्छा होगा, ये डायरेक्शन अच्छी होगी, तो फिर ये लोग आपकी मदद जरूर करेंगे।
उसी तरीके से आप देखें तो आपकी कुंडली का अष्टम घर जो है वो सोर्सेज हैं, आपके रिसोर्सेज हैं, जो आपको साधन मिलते हैं, जो आपकी पावर है, यानी आपके फैमिली के रसूख हैं, आपकी नॉलेज की पावर है, आपकी लेजेसी की पावर है, या फिर आपके जो ये सातवें घर से जुड़े हुए लोग हैं, उन सबसे आगे जो आपको मिल रहा है, उन सबके एफर्ट्स जो हैं वो यहाँ पर है। तो अगर कुंडली का अष्टम स्थान अच्छा होगा या फिर आपके ऑफिस या घर का साउथ वेस्ट डायरेक्शन अच्छा होगा, तभी आप इन पावर को यूज कर पाएंगे। अगर ये घर आपका खराब हुआ तो आप देखें कि ये दूसरे घर से विपरीत घर है, यानी सेकंड हाउस से जस्ट अपोजिट 8th हाउस है, तो वहां पर हमारे पास फाइनेंस था, वहां पर हमारे पास थॉट थी, एक उसको प्लान करने की एबिलिटी थी। अगर अष्टम अच्छा नहीं होगा तो वो थॉट ऐसे ही ड्रेन हो जाएगी। आपने वास्तु में या कहीं सुना होगा कि एंट्री और एग्जिट आमने सामने नहीं होने चाहिए। उसका रीजन भी यही है कि अगर एक साइड से थॉट को आप बड़ा करने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एफर्ट कर रहे हैं, अगर उसके सामने वाला घर अच्छा नहीं है तो आप देखेंगे कि कुछ लोग, कुछ आइडियाज उनके मन में आते हैं लेकिन वो ऐसे ही फ्लो आउट हो जाते हैं, फिर वो अगले दिन कुछ सोचते हैं, फिर वो अगले दिन फ्लो आउट हो जाता है। तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो है वो अच्छी होगी तो आप अपने रिसोर्सेज का बहुत अच्छे से यूज कर पाएंगे और तभी वो बात आगे बनेगी। इसी तरीके से आप देखें तो कुंडली में जो 9वां घर है वहां पर केतु उच्च के हो जाते हैं, यानी जो कुछ साधन आपके पास थे अब आप उनको जो है प्रयोग करना शुरू कर देते हैं, उनको डिवाइड करना शुरू कर देते हैं कि मुझे कितना पैसा अपने प्रोजेक्ट में खर्च करना है, अपनी एजुकेशन में खर्च करना है, या जो मैंने एफर्ट कर रहे हैं वो एफर्ट में जो है यहाँ पर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करें। क्योंकि आप देखें कि मैंने अभी बोला कि कुंडली में तीसरा घर एफर्ट का है, जहां पर आपका दृढ़ संकल्प है, तो ये 9वां घर केतु का है, ये उसी संकल्प के एफर्ट को डिस्ट्रीब्यूट करा रहा है। मुझे कितना पैसा मार्केटिंग में लगाना है, कितना पैसा प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में लगाना है, कितने स्किल्स में लगाना है, तो यहाँ प्लानिंग बड़ी अच्छी होनी चाहिए। तो आप देखें कि ये भाग्य का घर है। हम बोलते हैं कि अरे भाग्य अच्छा है तो काम अच्छा हो गया, लेकिन भाई साहब यहाँ प्लानिंग अच्छी होगी तो काम अच्छा होगा। तो आपका अगर साउथ वेस्ट डायरेक्शन अच्छा नहीं है और अगर आपका 9वां घर अच्छा नहीं है तो फिर ये प्लानिंग अच्छी नहीं होगी और ये भाग्य भी अच्छा नहीं होगा। तो आप भाग्य को दोष ना दीजिए और यहाँ प्लानिंग से काम कीजिए। उसी तरीके से अगर आप अपनी कुंडली के 10वें घर को देखें तो यहाँ मंगल उच्च के हो जाते हैं, और हम जानते हैं कि मंगल जो है वो प्योर एफर्ट है, उसमें 100% अर्थ एलिमेंट है। 10वें घर में 100% अर्थ एलिमेंट होता है। आप देखें तो उसके सभी नक्षत्र जो हैं वो अर्थ एलिमेंट वाले हैं, यानी वहां पर कंस्ट्रक्टिव रिजल्ट डेवलप हो जाता है। आपने जो लक्ष्य बनाया ये उस कार्य को पूरा करने का माध्यम है। अगर आपने एक फैक्ट्री खोली है तो ये उसका प्रोडक्ट है। तो अगर 10वां घर अच्छा नहीं होगा तो प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा, यानी आपने जो भी नॉलेज ली है अगर वो सही नहीं ली तो आपको नौकरी अच्छी नहीं मिलने वाली। अगर आपने बिजनेस के अंदर पैसा लगाया है और आपने अगर सब चीजें सही नहीं करी तो ये बिजनेस का जो माल है ये बाजार में बिकने वाला नहीं है, फिर आप इसको लेकर परेशान होंगे। तो जितना कुंडली में 10वां घर अच्छा होगा, जितना आपकी साउथ डायरेक्शन अच्छी होगी आपके घर की, आपके ऑफिस की, उतना ही ये प्रोडक्ट अच्छा होगा। और आप जानते हैं कि जो चीज अच्छी होगी वो ही बिकेगी। तो कुंडली में आप देखें तो 11वां घर गेन का है, हम बोलते हैं ये विशेष का है। तो आप देखें कि 5th हाउस में हमने स्किल्स पढ़ी कि हमें किसी काम को करने के स्किल्स आने चाहिए। अगर स्किल्स ही नहीं होंगे तो गेन कैसे होगा। तो आप देखें कि स्किल्स और गेन जो है वो बिल्कुल आमने सामने है। तो अपने स्किल्स को शार्प कीजिए, गेन अपने आप आने लगेगा। जब तक स्किल शार्प नहीं होंगे तब तक गेन भी नहीं आएगा। और अगर फिर से एस्ट्रो और वास्तु से समझें तो ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, यानी आपके घर का साउथ वेस्ट, यानी आपके घर का किचन अच्छा नहीं है, अगर उसमें आप झगड़ा बहुत करते हैं, अगर उसके अंदर शुद्धता नहीं है, पवित्रता नहीं है, या जो स्त्री खाना बना रही है उसके मन में अच्छी भावनाएं नहीं है, तो फिर वो जो खाना है वो आपको अच्छी बुद्धि भी नहीं देगा और उससे आपका कुछ भी पोषण नहीं होने वाला। तो अपने घर के साउथ वेस्ट को अच्छा रखिए और उस स्थान में जो स्त्री है उसको भी सुखी रखिए, तभी वो अच्छा खाना जो है वो अच्छी चीज़ों के लिए सृजन बनेगा। और उसी तरीके से अपने ऑफिस का भी साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो है उसके ऊपर काफ़ी काम कीजिए। इसी तरीके से कुंडली में आखिरी जो घर होता है वो 12th हाउस होता है, यानी कि 12वां घर।
और ये बार बार अगर प्लेजर का होता है, हम बोलते हैं कि यहाँ पे शुक्र उच्च के होते हैं, ये हमारा बेडरूम भी है ना, जहाँ पर जाकर हम अपने जीवन के सुखों को भोगते हैं, या फिर हम अपनी सारे दिन की थकान मिटाते हैं, और या फिर जो हमने अभी मैन्युफैक्चरिंग करी है उसको बेचा है और उससे जो मुनाफा है अब उस मुनाफे को हम इंजॉय करने वाले हैं, या फिर जो हमने संकल्प किया था, जो हमारी कुंडली का पहला घर था, उसकी सिद्धि का कारक है। तो जितना अच्छा संकल्प होगा उतनी अच्छी सिद्धि होगी। इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया कि किसी कार्य को करने के लिए संकल्प करें, उससे जुड़े हुए देवताओं का आह्वान करें। अब अगर आप फैक्ट्री चलाना चाहते हैं तो उसके पीछे के देवताओं को देखें, आप बिजनेस में नॉलेज वाला कुछ काम करना चाहते हैं तो उसके पीछे के देवताओं को देखें, आप धर्म या अध्यात्म के मार्ग पे जाना चाहते हैं तो उसके पीछे के देवताओं को देखें। तो इस प्रकार आप देखें तो हमारे आध्यात्मिक जीवन में जो ज्योतिष का ज्ञान है और या फिर आध्यात्मिक ज्ञान है, उनका कितना समावेश है जो हमारे आसपास के परिवेश से भी जुड़ा हुआ है। तो आज मैंने आपको ये समझाने की कोशिश करी कि आपकी देह, आपका घर और जो सृष्टि है वो सब एक ही जगह, एक ही लाइन में है। सिर्फ हमें अपने विचार को बड़ा करके देखना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो पिंड के अंदर है वही ब्रह्मांड में है और जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की जो धर्म चर्चा है ये थोड़ी रियलिस्टिक थी और प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ी थी। अगर इससे संबंधित आपके कोई परेशानियां हैं या आपके कोई सुझाव हैं या आप इसमें हमारे साथ कोई चर्चा करना चाहते हैं तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।